बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े भाई अरसलान की शादी थी। मैं बेइंतहा खुश था। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरे भाई की बहुत अच्छी सी जगह पर शादी हो जाए और वो अपना घर बसा ले। मैंने भाई की शादी पर पूरे घर के इंतजामात अपने हाथ में ले रखे थे। वैसे तो मैं बहुत कामचोर किस्म का इंसान था, मगर आजकल भागम भाग काम कर रहा था और उसकी यही वजह थी कि मुझे अपने भाई के साथ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत तो मैंने कभी अपने वालिदैन से भी नहीं की। इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह थी। खैर, अरसलान भाई जब मुझे इतना खुश देखते तो कहते, नदीम, तुम बिला वजह खुशियां मना रहे हो। देखना, शादी के बाद मैं तुम्हें मुयस्सर नहीं आऊँगा। मैं हर वक्त अपनी बीवी के लाड उठाता रहूँगा। सोच लो, फिर तुम क्या करोगे। मैं हंसकर कह देता कि आप अपनी बीवी के लाड उठाना और मैं अपनी भाभी से लाड उठवाऊंगा। अम्मी ने भाई के लिए चांद से दुल्हन ढूंढी थी। हमने शादी की खूब तैयारियां की और आखिरकार रुखसती का दिन भी आ गया था। हम भाभी को रुखसत करके घर ले आए थे। अम्मी ने बढ़ चढ़कर तमाम रस्में की थी। खैर, जब अम्मी भाभी को उनके कमरे में छोड़ आई तो मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया था, क्योंकि बहुत दिनों की थकावट थी और मैं अब आराम करना चाहता था। मैं बड़ी गहरी नींद सोया हुआ था, मगर आधी रात को मेरी आंख किसी के लड़ने झगड़ने की आवाज़ से खुली थी। मैं हैरान रह गया कि शादी वाले घर में आखिर कौन लड़ रहा है। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया तो मुझे पता चला कि ये आवाज़ें तो मेरे भाई के कमरे से ही आ रही हैं। वो बहुत ऊंची आवाज़ में कुछ कह रहे थे। नायला भाभी की भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी लड़ाई किस वजह से हुई है। मैं चाहता था कि दरवाज़ा बजाकर भाई को बाहर बुला लूं और उनसे कहूं कि शादी की रात भला कौन अपनी बीवी से लड़ता है। मगर मैं भाई से चूंकि 4 साल छोटा था, इसीलिए अपनी उम्र का ख्याल करके मैं वापस लौट गया था कि मैं ये सब करता अच्छा नहीं लगूंगा। मगर मेरी खुशी मान सी पड़ गई थी। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, मगर पहली ही रात ये लड़ाई कोई और ही कहानी सुना रही थी। मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि अम्मी से जाकर कहूं कि भाई और भाभी के दरमियान लड़ाई हो रही है, आप जाकर उनकी सुलह करवा दें। मगर फिर मैं ये सोचकर चुप हो गया कि अम्मी कहेंगी कि तुम आधी रात भाई के कमरे के बाहर क्या कर रहे थे। खैर, कुछ ना कर सका तो बस अपने कमरे में आकर लेट गया था और उन दोनों के लिए दुआ करने लगा था। सुबह हुई तो मैंने महसूस किया था कि भाभी का चेहरा उतरा हुआ है, जबकि भाई भी कुछ उदास लग रहे थे। मैंने भाई को साइड पर बुलाया और बोला, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। भाई ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोले, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तब मैंने कहा, अब ये दिन भी हमारी ज़िंदगी में आना था, क्या आप मुझसे ही बात छुपा रहे हैं। आपको मालूम है ना कि हमने ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई। आप मुझे बताएं कि क्या बात हुई है। भाई हंसने लगे और बोले, कुछ नहीं हुआ, तुम एक बात के पीछे यूं ना पड़ जाया करो। मैं बोला, अच्छा, अगर कोई बात नहीं हुई तो फिर रात में आपके कमरे से लड़ने की आवाज़ें क्यों आ रही थी। भाई के चेहरे की रंगत एकदम जर्द पड़ गई थी। वो कहने लगा, क्या तुमने मेरी आवाज़ सुनी थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मैं बोला, भाई, आप मुझे ये बताएं कि शादी की पहली रात ही आपकी और भाभी की लड़ाई क्यों हो गई थी। भाई कहने लगा, अरे अरे, लड़ाई नहीं हुई। दरअसल मैंने सुन रखा था कि अगर औरत को दबा कर रखना हो तो शादी की पहली रात ही उस पर रोक डालो, नहीं तो वो सारी जिंदगी मर्द को अपना नौकर बनाकर रखती है। इसीलिए मैंने उसे पहले दिन ही उसकी औकात बता दी है। अब मेरे सामने दबकर रहेगी। मैं तो भाई की बात सुनकर ही दंग रह गया था। भाई ने कभी ऐसी बात नहीं की थी। मैं बोला, भाई, ये कैसी बातें करते हैं आप। औरत को दबाकर रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उसे प्यार और मान दें तो वो हमेशा आपकी बनकर रहती है। भाई के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगा, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है औरतों का। तुम अभी गैर शादीशुदा हो, इसीलिए ये सब बातें नहीं समझोगे। मगर मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि अब तुम्हारी भाभी मेरे सामने कभी सर उठाकर नहीं चलेगी। मैं परेशान सा था तो भाई हंसने लगे और आंख दबाकर बोले, तुमने अब्बू का हाल देखा है ना। वो अभी तक अम्मी की जी हुजूरी करते हैं। अगर उन्होंने पहली रात अम्मी को डराया धमकाया होता तो उनकी मजाल ना होती कि वो अब्बू को हर वक्त रोकती टोकती रहती। भाई के अंदाज पर मैं हंस दिया था। मैं बोला, यह बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। अम्मी ने शादी के दूसरे दिन ही नाजिया भाभी से कह दिया था कि अब मैं किचन संभाल संभाल कर थक चुकी हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारा घर जाने। आज के दिन कुछ मीठा बना लो और फिर कल से घर भर के काम संभाल लेना। भाभी के चेहरे की रंगत तो जर्द पड़ गई थी, मगर वो मुस्कुराकर बोली,
जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैंने अम्मी से चोरी छुपे भाई से कहा था कि आप अपनी बीवी के लिए स्टैंड लें, कम से कम एक हफ्ता तो भाभी को किचन में जाने ही ना दें, और उसके बाद आप दोनों हनीमून पर चले जाइएगा। वापसी पर फिर भाभी काम कर लिया करेंगी। भाई बस मुझे देखकर चुप कर गया था। वो कहने लगा, नदीम यार, तुम मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। मैं घर में किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं चाहता। अगर नाजिया काम कर लेगी तो कोई क़यामत नहीं आएगी। घर का सुकून बर्बाद करने से अच्छा नहीं है क्या कि नाजिया अपने घर के कामकाज संभाल ले। भाई भी अपनी जगह पर ठीक थे, इसीलिए मैं चुप कर गया था। मैंने महसूस किया था कि भाभी भी उदास रहती थी, जबकि भाई भी उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। लाउंज में भी दोनों चुपचाप ही बैठे रहते थे। हत्ता कि भाई ने हनीमून भी कैंसिल कर दिया था और अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मैं भी चुप ही रहा। मैंने भाई से कोई सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि उनके पास हर बात का कोई ना कोई जवाब होता ही था। मैंने सोचा कि अगर वो हनीमून पर नहीं जा रहे तो इसके पीछे भी कोई जवाब होगा। खैर, भाई काम पर गए हुए थे तो भाभी बहुत उदास सी बैठी हुई थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया और बोला, क्या बात है भाभी, आप तो हंसती बोलती ही नहीं है। आपकी उम्र की लड़कियां तो इतनी चुलबुली सी होती हैं। आपको क्या हुआ है कि आप हर वक्त गमज़दा सी रहती हैं? मेरी भाभी का चेहरा उतर गया था। वो कहने लगी, नदीम, क्या तुम अपने भाई अरसलान के मिजाज से वाकिफ़ नहीं हो? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और बोला, भाभी सच कहूँ तो मैं भाई के मिजाज से वाकिफ़ नहीं हूँ। पहले वो और तरह के होते थे, मगर जब से उनकी शादी हुई है उनके तो ख्यालात ही बदल कर रह गए हैं। भाभी कहने लगी, तुम्हारा भाई बहुत सख्त किस्म का मर्द है, उसका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा भाई एक बुरा इंसान है तो तुम क्या कहोगे? मैं तो भाभी के मुंह से अल्फाज सुनकर ही तड़प गया था और बोला, नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, यकीनन आप उन्हें सही तरीके से परख नहीं सकी। भाभी चुप कर गई थी। फिर उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, नदीम, मैंने तुम्हारे साथ जो बात की है ये अपने भाई के साथ मत करना, नहीं तो वो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा। मैंने सर हिला दिया था और बोला, भाभी आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, हम दोनों के दरमियान जो भी बात हुई है वो राज ही रहेगी। इतने में अम्मी कमरे से बाहर निकल कर आ गई थी। उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो कहने लगी, नाजिया को आए हुए अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, तो फिर तुम इसके साथ कौन से राजो न्याज करने लगे हो? मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, जो औरत अपने शौहर से बातें छुपाती हो वो किसी की भी सगी नहीं होती। इसने तो तुमसे कह दिया कि अरसलान को कोई बात ना पता चले, और तुमने भी हामी भर ली। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये तुम्हारे साथ मुखलिस होगी? मैं अम्मी की बात सुनकर चुप कर गया था और अपने कमरे में आ गया। मुझे इस बात का 100% यकीन था कि अम्मी ये बात भाई से नहीं करेंगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की खुशी ख़राब नहीं करना चाहती। मगर मैं गलत था। जैसे ही भाई ऑफिस से घर आया, अम्मी ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगी कि तुम्हारी बीवी नदीम के साथ चोरी छुपे बातें करती है और कहती है कि ये सब अरसलान को ना पता चले। अम्मी ने कुछ ऐसे अंदाज से ये बात की थी कि मैं बहुत घबरा गया था। मुझे यही डर था कि भाई मेरे बारे में कुछ गलत न सोचने लगे। मैं आगे बढ़ा और बोला। भाई ने हाथ खड़ा करके मुझे बोलने से रोक दिया था। वो कहने लगा, कोई बात नहीं, नाजिया तुम्हारी भाभी है, तुम उसके साथ बातचीत कर सकते हो। तुम दोनों के दरमियान राज की बात भी हो सकती है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। भाई की बात सुनकर मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया था। मेरा भाई अरसलान हमेशा से ही मेरी पुष्पनाही करता रहा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने मुझे ज़िंदगी के किसी मैदान में तन्हा नहीं छोड़ा था। मेरा भाई हर तरह से एक बेहतरीन इंसान था, मगर जब मैं भाभी के मुंह से उसके मुतालिक शिकवा सुनता तो हैरान रह जाता था। यूं ही वक्त गुजरता रहा और भाई की शादी को 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में मेरी और भाभी की कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई थी। 1-2 बारी हम दोनों मिलकर बैठे थे, जिसमें भाभी मेरे साथ भाई का शिकवा करती नहीं थी। खैर, एक दिन अम्मी और अब्बू दूसरे शहर गए हुए थे। मैं घर में अकेला था। भाभी मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मुझे बताओ क्या खाना है, मैं नाश्ता बना दूँ। मैं बोला, भाभी आप तकल्लुफ़ ना करें, जब अम्मी घर में होती थी तब भी मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाया करता था। मेरी बात सुनकर भाभी हैरान रह गई थी। वो कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम अपना नाश्ता खुद बनाया करते थे? मैं हंसा और बोला, जी भाभी, हम तो बहुत कम उम्री से अपने काम खुद करते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो घर के काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए हम दोनों भाइयों ने नौउम्री से ही अपने काम करने शुरू कर दिए थे। हम अपने कपड़े भी खुद धोया करते थे
और अपने लिए नाश्ता भी खुद ही बनाया करते थे। कभी कभार तो ऐसा होता था कि जब मेरा काम करने को जी नहीं चाहता था तो अरसलान, मेरा बड़ा भाई, बड़े होने के नाते मेरे कपड़े भी धो दिया करता था। भाभी हंसती थी। वो बोली, तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा काम करने के लिए बड़ा भाई मौजूद था, जबकि मैं तो अपने घर में सबसे बड़ी बहन थी। छोटी बहनों के काम भी मुझे ही करने पड़ते थे। मैं बोला, भाभी आपकी ये बदकिस्मती है कि इस घर में भी आप ही को काम करना पड़ता है। अम्मी तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं भाई से कहकर घर में एक मुलाजमा रखवा लूंगा, जिसकी वजह से आप पर से काम का बोझ हल्का हो जाएगा। भाभी भी मुस्कुरा दी थी। हम दोनों बहुत ही नॉर्मल अंदाज से बातें कर रहे थे जब घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी और फिर कदमों की आहट आने लगी। भाभी ने अचानक ही अपने सर से दुपट्टा उतार कर नीचे फेंक दिया और मेरा हाथ पकड़कर चीखने लगी थी, नदीम, मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, माँ की जगह पर हूँ, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। फिर मुझे किसी के भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। जब मैंने सर उठाकर देखा तो मेरा बड़ा भाई खड़ा था। भाई हैरान था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। भाभी जल्दी से 2 कदम पीछे हटी और भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, अरसलान देखो, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया। मैं तो यही समझती थी कि नदीम मासूम है, इसकी जहनियत बच्चों जैसी है, मगर मुझे कहाँ इल्म था कि ये तो मेरे बारे में ही गलत सोच कर बैठा है। मैं अपने हवास में लौट आया था और आगे बढ़कर बोला, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भाई ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर यके बाद दीगरे कई थप्पड़ मार दिए थे। वो कहने लगा, नदीम, तुम इतने खबीस निकलोगे मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम डूब मरते। तुमने अपने ही घर में नकब लगाने की कोशिश की है। मैं मार खाता जा रहा था और साथ साथ अपनी सफाई में भी बोलता जा रहा था। मैं बोला, भाई, मुझे खुदा की कसम है, मैंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मेरे बाप की जगह पर हैं, तो फिर भाभी भी तो मेरी माँ की जगह पर होंगी। आप मेरी बात सुने भाई। भाई एकदम से रुक गया था। उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर सीधा किया और कहने लगा, तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम्हारी भाभी ने खुद तुम्हें उकसाया था? मैंने नफी में सर हिलाया, मगर भाई की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। उसने मेरे मुंह पर थूक दिया था। वो कहने लगा, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दिया, मैंने तुम्हारा बाप बनकर दिखाया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे तुमसे नफरत हो गई है, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मैं आंसू बहाता जा रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि मजलूम से दिखने वाली भाभी मेरे साथ ये सब कर सकती है। मैंने भाभी की जानिब देखा और बोला, भाभी, आप हम दोनों भाइयों में जुदाई डालने का सबब बन रही हैं। यकीन करें, आप भी खुश नहीं रहेंगी। अभी भी वक्त है, सच बोल दें, मैंने कुछ नहीं किया। भाई को बता दें, आपके इस जुर्म की माफ़ी मैं भाई से दिलवा दूंगा। भाभी फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, अरसलान, मुझे तलाक दे दो, मैं इस घर में नहीं रह सकती जहां पर तुम्हारा भाई मेरे साथ बदतमीजी कर रहा हो। भाई ने भाभी के सर पर हाथ रखा और बोले, तुम मेरी इज्जत हो, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। मैं इस बदकिरदार और बेहया को घर से निकालूंगा। इतना कहकर भाई ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं रोते हुए गेट उबूर कर गया था। मुझे यकीन था कि मेरे घर छोड़ जाने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि अम्मी तो खुश हो जाती कि चलो घर से एक खाने वाला तो निकला। मैं यूं ही सड़क पर चलता जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। मैं जब चल चलकर भी थक गया तो एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी के मंजर घूमने लगे। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं, भाई, अम्मी और अब्बू बहुत खुश हुआ करते थे। हमारी जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं थी। अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, इसीलिए वो अपने दफ्तर से रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं कर सकते थे। उन्हें इतवार के दिन ही छुट्टी मिला करती थी, और उस दिन अम्मी, अब्बू और हम दोनों भाई मिलकर पार्क जाया करते थे। हम खूब एंजॉय किया करते थे और वापसी पर बाहर से खाना भी खाकर आते थे। जिंदगी बहुत खुशगवार थी, मगर फिर हम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। शाम का वक्त था। हम दोनों भाई सहन में खेल रहे थे जब अम्मी किचन में खड़ी खाना बना रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हारे अब्बू आने वाले होंगे, मैं जल्दी से खाना बना लूं। तब हमें किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। हम दोनों भाई भाग कर गए तो ये देखकर दंग रह गए थे कि अम्मी फर्श पर गिरी पड़ी थी। हम दोनों भाई चीखने लगे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हम अम्मी को आवाज़ें देते रहे थे। अरसलान भाई भाग कर गए और पड़ोस वाली आंटी को बुला कर ले आए थे। उन्होंने अपने शौहर को बुलाया और अम्मी को अस्पताल ले गए थे।
मगर वहां जाकर पता चला कि अम्मी तो दम तोड़ गई हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो इसी में चल बसी थी। ये बात अब्बू तक भी पहुंची थी। वो भी दफ्तर से घर वापस आ गए थे और मुझे याद है अब्बू भी बहुत रोए थे। हम दोनों बेटों को गले लगाकर वो बड़ी देर तक रोते रहे थे। हमें तो कुछ होश ही नहीं था। मेरे लिए तो माँ ही सब कुछ थी। हम दोनों भाई एक दूसरे को देख देख कर रोते रहे थे। ऐसा लगता था जैसे दुनिया ही तबाह हो गई हो। माँ तो एक ऐसी हस्ती है ना जो अपने छोटे बच्चों के साथ 24 घंटे रहती है। जब माँ ही चली जाए तो फिर बच्चे किसी चीज़ से नहीं बहलते। हमारी भी यही हालत थी। हमारे लिए खिलौने लाए जाते थे, हमें पार्क लेकर जाया जाता था, मगर माँ की कमी पूरी नहीं होती थी। कभी अरसलान भाई को बुखार हो जाता तो कभी मुझे। इसका हल हमारे रिश्तेदारों ने यही निकाला था कि वो अब्बू को मजबूर करने लगे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, बच्चों की माँ आ जाएगी तो वो बहल जाएंगे। अब्बू ने इनकार कर दिया था। वो कहने लगे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं अपनी बीवी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। मगर फिर अब्बू को भी धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी थी कि वो घर और बच्चों को मुलाजमत के साथ साथ नहीं संभाल सकते। इसलिए अब्बू ने रिश्तेदारों की बात मान ली और दूसरी शादी कर ली थी। हमारी सौतेली माँ बिल्कुल एक रिवायती सी औरत साबित हुई थी जो शौहर के बच्चों को नफरत की निगाह से देखती थी। अब्बू ने अम्मी को सख्ती से ताकीद की थी कि मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना। मैंने ये शादी फ़कत अपने बच्चों की वजह से की है। अगर वही खुश न रहे तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अम्मी ने भी वही किया जो अक्सर सौतेली माएँ किया करती हैं। वो अब्बू के सामने तो हमारे साथ बहुत अच्छी रहती, मगर जैसे ही अब्बू घर से निकलते तो अम्मी पंजे झाड़कर हमारे पीछे पड़ जाया करती थी। उन्होंने हमारे काम काज करना छोड़ दिए थे। हम अपने यूनिफॉर्म खुद धोते थे। सुबह का नाश्ता भी हम ही बनाया करते थे। खैर, वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता अब्बू मेरी सगी माँ को भूलने लगे थे और फिर अब्बू की कुल हयात सौतेली माँ ही बनकर रह गई थी। उन्हें तो हमारी भी फिक्र नहीं रही थी। अब तो अम्मी हमें अब्बू के सामने डांट दिया करती थी, जबकि अब्बू उफ तक नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये भी तुम्हारी माँ है, इसका भी हक है तुम लोगों पर सख्ती करे। हम चुप कर जाया करते थे। अम्मी हम पर हाथ उठाती थी तो अक्सर ऐसा होता था कि भाई आगे आ जाया करता था और मेरे हिस्से की मार भी खा लिया करता था। भाई मेरे खातिर हमेशा अम्मी से लड़ते ही रहते थे। भाई मुझे काम भी नहीं करने देते थे। हम दोनों भाई एक दूसरे के संग थे। सगे बाप के होते हुए भी भाई को ही मेरे लिए माँ और बाप का किरदार अदा करना पड़ा था। इसीलिए मेरी निगाह में भाई की इज्जत बहुत थी। मैं चाहता था कि हमेशा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं, मगर भाभी ने तो सब कुछ खराब कर दिया था। मैंने तो सोचा था कि वो हमारी जिंदगियों में सुकून लेकर आएंगी, मगर उन्होंने तो मुझे भाई की नज़रों से ही गिरा दिया था। यह गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। इसीलिए अपने एक दोस्त के पास चला गया और उससे कहा कि 2 दिन तुम्हारे पास रुकना चाहता हूँ। उसने इजाज़त दे दी थी। मेरे दोस्त के वालिदैन को पता था कि मैं एक अच्छा और शरीफ लड़का हूँ। मुझ में कोई बुराई नहीं थी। ना तो मैं सिगरेट को हाथ लगाता था और ना ही किसी किस्म की गलत सरगर्मियों में मुलविस था। इसीलिए उन्हें इस बात पर कतई एतराज़ नहीं था कि मैं उनके घर पर रहूं। 2 दिन गुजर गए तो फिर मैंने अपने दोस्त से सारी बात कह डाली थी। मैंने उसे बता दिया था कि मेरी भाभी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। मेरा दोस्त हैरान रह गया था। वो कहने लगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता कि तुम कुछ भी ऐसा कर सकते हो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मुझ पर भरोसा किया, मुझे ठिकाना दिया। मेरे दोस्त ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मैंने भी अब जॉब शुरू कर दी। मुझे घर से निकले हुए 18 दिन हो गए थे जब मुझे पता चला कि मेरा बड़ा भाई एक कार हादसे में इंतकाल कर गया था। ये बात मुझ पर क़यामत की तरह टूटी थी। मैं सदमे से ही निढाल हो चुका था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। ये कैसे मुमकिन था कि मेरा बड़ा भाई मुझसे नाराज़गी की ही हालत में इस दुनिया से चल बसा। मैं तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। मेरे लिए यही गम बहुत बड़ा था। तभी मुझे पता चला कि मेरे भाई के इंतकाल को तो 1 हफ्ता हो गया है और उसे तो दफना भी दिया गया है। मुझे हैरत तो अपने बाप पर होती थी कि उसने मुझे फ़ोन करके इतना बताना भी गवारा नहीं किया। चलो, माँ से क्या गिला करना, वो तो सौतेली थी। वो तो वैसे भी हमें देखकर राज़ी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाऊंगा और अपने बाप से सवाल करूंगा कि उसने हमारे साथ ये सब क्यों किया। मैं उससे पूछूंगा कि क्या माँ के मरने के बाद बाप भी मर जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था
मेरा गम किसी सूरत कम होने में नहीं आ रहा था। मैं जब घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। मैंने अम्मी की जानिब देखा और बोला, मेरा भाई कहाँ है? अम्मी कहने लगी, तेरा भाई तो मर गया है, तू अब आया है। कैसा भाई है तू, जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए कुर्बानियाँ दी, तू उसके जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ? मैं बोला, मुझे आप लोगों ने इत्तला क्यों नहीं दी? आपसे मुझे इस घटिया काम की उम्मीद नहीं थी। अम्मी रोने लगी और बोली, तुम्हारे अब्बू को जब अरसलान की मौत का पता चला तो उस पर फालिज का अटैक आ गया था। वो तो अभी तक अस्पताल में पड़े हुए हैं, फिर कौन तुम्हें इत्तला देता? मैं बिल्कुल चुप हो गया था। रात का वक्त था। अम्मी कहने लगी कि तुम घर पर ही रुक जाओ, हम दोनों औरतें हैं, मुझे डर लगता है। पूरे मोहल्ले को पता है कि हमारे सर पर कोई मर्द नहीं रहा। मुझे तो यही खौफ आता है कि कोई चोर उचक्का ही घर में न घुस आए। मैं रुकना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी रुक गया, क्योंकि मैं भाभी से सवाल जवाब करना चाहता था कि उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया, और उसके लिए मुझे सुबह तक का इंतज़ार करना था, क्योंकि वो अभी अपने कमरे में थी और इद्दत में थी। मेरा यूं जाना मुनासिब नहीं था। मैं कमरे में लेटा पुराने वक्तों को याद कर रहा था, जब मुझे आधी रात के वक्त भाभी की आवाज़ें आने लगी थी। वो बुलंद आवाज़ में रो रही थी। मुझे शक हुआ कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, इसीलिए मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गया। भाभी रो रही थी और साथ ही साथ मेरा नाम भी पुकार रही थी। वो कह रही थी, नदीम, तुम कहाँ चले गए हो? मैंने जल्दी से भाभी के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और बोला, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बताओ तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? भाभी मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने अपनी दराज से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने कर दी थी। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी। भाभी कहने लगी, नदीम, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। तुम्हारी अम्मी जब रिश्ता लेने आई तो उसने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी। मेरी मंगनी 2 महीने रही थी और इस 2 महीने में मैंने तुम्हारी तस्वीर के साथ ढेरों बातें की थी। मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई थी, मगर जब शादी की रात मैंने अरसलान को अपनी सेज पर देखा तो मैं चीख पड़ी थी और बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी शादी तो अरसलान से हुई है। तो वो कहने लगा कि मैं ही अरसलान हूँ। मैं बोली, नहीं, तुम अरसलान नहीं हो, मेरे पास तो दूसरी तस्वीर है। वो कहने लगा, अच्छा मुझे तस्वीर दिखाओ। तो मैंने वो तस्वीर आगे कर दी जो तुम्हारी अम्मी हमारे घर देकर गई थी। और तुम्हें मालूम है क्या, वो तस्वीर तुम्हारी थी। अरसलान को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा करने लगा था। हम दोनों की शादी के पहले आयाम बहुत बुरे गुजरे थे, क्योंकि उसे इस बात का इल्म हो चुका था कि मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। खैर, मैंने अरसलान के साथ दिल लगाने की कोशिश की थी, मगर वो मेरे साथ बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था। एक दिन तुम्हारी अम्मी कहने लगी कि तुम ऐसा करो, नदीम से शादी कर लो। मैं हैरान रह गई और बोली, ये कैसे मुमकिन है? तो तुम्हारी अम्मी ने कहा कि अगर तुम अरसलान को नदीम से बदजन कर दो तो वो तुम्हें तलाक दे देगा, मगर अपने भाई को नहीं छोड़ेगा। तुम मुझसे तलाक लेकर नदीम से रब्ता करना और शादी कर लेना। मैंने तो यही सोचकर अरसलान के सामने ड्रामा रचाया था कि वो मुझे तलाक दे देगा, मगर उसने मुझे तलाक नहीं दी और तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं ये सब नहीं चाहती थी। जो भी हुआ गलत हुआ है। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें याद करके रोती रहती थी। मैं अरसलान को अपने दिल में जगह नहीं दे पाई थी। मैं अम्मी के कमरे में चला गया और चीख चीख कर बोला कि मुझे बताएं, आपने हम दोनों भाइयों के दरमियान फूट डलवाने की कोशिश क्यों की थी? अम्मी कहने लगी, मैं जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, तुम दोनों भाइयों की जोड़ी ने मुझे बहुत तंग किया। तुम दोनों आपस में तो लड़ते नहीं थे, मेरा ही जीना हराम किया हुआ था। इसीलिए मेरे दिल में तुम दोनों के लिए दिन ब दिन कीना बढ़ता जा रहा था। तो मैंने सोच लिया था कि तुम दोनों को तो जुदा करके ही रहूंगी। मुझे इतना भी इल्म था कि दौलत जायदाद के मामले में तुम दोनों के दरमियान कभी लड़ाई नहीं हो सकती। इसीलिए मैं औरत को बीच में ले आई और देखा क्या हुआ। तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया ना। उसने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मेरा बदला पूरा हो गया। मगर तुम्हें एक बात बताऊं नदीम, मैं अब बहुत बेसुकून हूं। तुम दोनों के साथ जो कुछ हुआ उसने मेरे सीने में आग लगाई हुई है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मैं अम्मी की मुंह की जानिब देखता रह गया था और वो घर छोड़कर बाहर निकल गया था। मेरी अम्मी ने हम दोनों के साथ बहुत जुल्म किया था। क्या कोई औरत ऐसी भी हो सकती है जो बच्चों से इतना बुग़्ज़ रखे कि बाद में उनकी जवानी ही उनसे छीन ले? खैर, मैं भाई की कब्र पर गया था और इस उम्मीद पर उन्हें सारी बात बता दी थी कि शायद वो सब कुछ समझ ले। कुछ ही दिनों के बाद अब्बू का इंतकाल हो गया था
और तब मुझे पता चला कि अब्बू अपनी सारी जायदाद और घर वगैरह मेरे नाम करके मरे हैं। मैंने अम्मी को घर से निकाल दिया था। भाभी तो पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। अम्मी अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसके पास भी ठिकाना नहीं था। मगर मैं उस औरत को अपने घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे निकाल बाहर किया था। अब ये मुझे नहीं पता कि वो मक्कार और घटिया औरत कहाँ है और किस हाल में है। काश उसने हम दोनों भाइयों के साथ ऐसा न किया होता तो शायद आज हमारा घर आबाद होता, यहाँ उदासी के डेरे ना होते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।